हेलो एवरीवन, आई एम भूमिका प्रजापति। सो दिस इज़ आवर थर्ड लेक्चर ऑन एंशिएंट इंडिया, जिसमें हम लोग चालकोलिथिक एज के बारे में डिस्कस करेंगे। सो चालकोलिथिक एज को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। ये जो पार्ट 1 है, हम इसमें इसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में देखेंगे, प्लस इसकी क्या स्टोरी रही है, इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एंड जो पार्ट 2 होगा, हम उसमें उसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, राइट। सो देखो, हम सभी को पता है कि चालकोलिथिक एज जो है वो कॉपर स्टोन फेज के बारे में बताता है। मतलब वो पर्टिकुलर एज जहाँ पर लोग कॉपर और स्टोन दोनों को यूज़ कर रहे थे। क्लियर। अब देखो, मैंने आप लोगों से स्टार्टिंग में भी कहा था कि कोई भी ट्रांजिशन एकदम से नहीं हो जाता, राइट। कोई एकदम से ही स्टोन टूल्स को छोड़कर कॉपर के टूल्स यूज़ करना शुरू नहीं कर देंगे। ये चीज़ें जो है टाइम लेती है, स्लोली जो है यहाँ पर शिफ्ट देखने को मिलता है। बट क्या हुआ था कि जब हम स्पेशली चालकोलिथिक एज की बात करते हैं ना, तो मैक्सिमम पार्ट्स ऐसे थे इंडिया में जहाँ पर कुछ लोग कंप्लीटली कॉपर टूल्स यूज़ करना शुरू कर दिए थे, कुछ लोग अभी भी स्टोन टूल्स ही यूज़ कर रहे थे, कुछ लोग कॉपर टूल्स भी यूज़ कर रहे थे, स्टोन टूल्स भी यूज़ कर रहे थे। तो ये रीज़न है, इसे चालकोलिथिक एज कहा जाता है, जिसमें कॉपर और स्टोन दोनों का यूज़ सेम टाइम पर देखने को मिला है। क्लियर। अब हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा था, इस टाइम पर मेजर क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग अब स्लोली स्टार्ट करते हैं देखना। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर मैं इसके बैकग्राउंड की बात करूं, तो मैंने अभी बताया कि कॉपर का जो एडॉप्शन है वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग टाइम पर हुआ था। ठीक है, कि कहीं कुछ ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पर कॉपर यूज़ करना शुरू कर दिया गया था, कुछ ऐसे से जिनको वो लोग अवेयर ही नहीं थे कि कॉपर नाम का कोई मेटल भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो स्लोली जो है अलग अलग जगह अलग अलग टाइम पर इसका एडॉप्शन होना शुरू हुआ। देखो, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, हमें एक एवोल्यूशन देखने को मिलता है मेटल्स का। कैसा एवोल्यूशन? देखो, सबसे पहले तो ये लोग स्टोन के टूल्स यूज़ कर रहे थे, फिर जो है यहाँ पर एक ट्रांजिशन मिला हमको स्टोन टूल से कॉपर टूल्स की तरफ। इसके बाद ये लोग ब्रॉन्ज टूल्स यूज़ करने लगे, ब्रॉन्ज जो कि कॉपर का ही एक अलॉय है। इसके बाद ब्रॉन्ज से भी एडवांस टेक्नोलॉजी में जाना इन्होंने सोचा कि यार एक थोड़ा एडवांस मेटल यूज़ करते हैं, तो ये लोग आयरन यूज़ करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एवोल्यूशन ऑफ मेटल भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, और उसके साथ अलग अलग चेंजेस जो है हमें उस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन या उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड या उस पर्टिकुलर फेज में हमको देखने को मिले होंगे। अब अलग अलग टाइम पर अलग अलग सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी। इसमें जब मैं कॉपर स्टोन एज की बात करूं, राइट, ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है जहां पर अलग अलग एम्पायर्स जो है, ग्रेट एम्पायर्स जो है बिल्टअप होना शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि सुमेर हो गया, अकाद हो गया, इजिप्ट हो गया एंड बेबीलोन हो गया। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं कॉपर जो है प्लेड लाइक अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, इन सिविलाइजेशंस के लिए। तो ये सिविलाइजेशंस कंप्लीटली बिल्ड हुई थी कॉपर और स्टोन एज के टाइम पीरियड में ही। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ हो गई। अब आगे हम ये भी देखेंगे कि क्यों लोगों ने कॉपर को ही चूज़ करा, राइट। क्यों? मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि उस टाइम पीरियड में दूसरे मेटल्स अवेलेबल नहीं होंगे, उस टाइम पर भी दूसरे मेटल्स अवेलेबल, बट कॉपर ऐसा क्या था कि कॉपर को लोगों ने यूज़ करना शुरू करा। उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। तो पहले बैकग्राउंड समझ जाए कि ये जो कॉपर का एडॉप्शन है, इट अकर्ड एट डिफरेंट टाइम्स इन डिफरेंट प्लेसेस। फिर द एज ऑफ कॉपर, इट सॉ द राइज ऑफ ह्यूमैनिटीज फर्स्ट ग्रेट एम्पायर्स। तो पहले जो ग्रेट एम्पायर्स है उसका राइज जो है कॉपर के एज, राइट, एज ऑफ कॉपर में ही देखने को मिला है, like those of Sumer, Akkad, Egypt and Babylon. The building block for these civilizations were assembled in Copper Age and Stone Age. आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब जो बात मैंने अभी आप लोगों से कही कि ये कॉपर को ही पूरे वर्ल्ड में हर जगह अगर हम देखें तो इसे फर्स्ट मेटल कहा जाता है जो कि यूज़ किया गया था। ये कॉपर ही क्यों था उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इससे पहले ये देख लो कि over course of many centuries, copper smelting technology it slowly improved and it spread throughout. ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा, कॉपर स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने लगी। बट अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्यों हर जगह वर्ल्ड में जो पहला मेटल यूज़ किया गया था वो कॉपर ही था। तो देखो, इसके मैं 3 आपको सबसे बड़े रीज़न बताऊंगी कि क्यों कॉपर को ही लोगों ने यूज़ करा।
तो सबसे पहली चीज़, इट वॉज ईजी टू स्पॉट एंड इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। जो ऑक्सीडाइज कॉपर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल ब्लूइश और ग्रीनिश कलर में देखने को मिलता है, जो लोगों को उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता था, और जो चीज़ अट्रैक्टिव होती है वो ईजिली स्पॉट भी हो जाती। तो ये एक पहला रीज़न माना जाता है कि इट वॉज ईजी टू स्पॉट, लोगों को ईजिली दिख जाता था, अट्रैक्टिव लगता था, तो वो लोगों की नज़र में आ गया। ठीक है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, इट इज़ ईजी टू मेल्ट। आयरन के कंपैरिजन में कॉपर को आप इजीली मेल्ट कर सकते हो। ये एक दूसरा कारण हो गया कि कॉपर क्यों पहला मेटल था जिसे पूरे वर्ल्ड में हर जगह यूज़ करता हुआ देखने को मिला। ठीक है, इसके बाद तीसरी चीज़, इट इज़ ईजी टू फाइंड। ईजी टू फाइंड इन सेंस कि हम सभी जानते हैं कि जिन जिन जगह पे कॉपर मिलते हैं वहाँ पर वो बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में हर जगह आपको कॉपर देखने को मिलेगा, बट जहाँ पर भी मिलते हैं बहुत बहुत बड़ी अमाउंट्स में देखने को मिलते हैं। यही रीज़न है कि इट इज़ ईजी टू फाइंड। क्लियर? तो ये तीन सबसे बड़े कारण आप समझ सकते हो कि क्यों वर्ल्ड में हर जगह, ठीक है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, वर्ल्ड में हर जगह जो पहला मेटल यूज़ हुआ था वो कॉपर था, बिकॉज इट वॉज ईजी टू स्पॉट। ईजी टू स्पॉट क्यों है? क्योंकि वो अट्रैक्टिव है, ईजी टू मेल्ट एंड ईजी टू फाइंड। दूसरी चीज़ एक और समझ जाओ कि दो चीज़ें हैं, उससे क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चों को एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। देखो, जो कॉपर है, इट वॉज फर्स्ट मेटल यूज्ड, बट द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वॉज गोल्ड। ठीक है, पहला मेटल जो यूज़ किया गया था वो था कॉपर, बट जो पहला मेटल जिसे डिस्कवर किया गया था वो था गोल्ड। अगर क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा है द फर्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड और उसमें गोल्ड है तो गोल्ड आपका ऑप्शन होगा, और अगर गोल्ड नहीं है और कॉपर लिखा हुआ है तो कॉपर आपका ऑप्शन होगा। क्लियर है? ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज़ें हैं, बट यहाँ पर मैंने ये दो चीज़ों से जो क्वेश्चंस बनते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज ही करते हैं वो चीज़ क्लियर कर दी। राइट, आगे बढ़ते हैं कि कैसे कॉपर स्टोन से बेटर है। राइट, अब यहाँ पर ये समझ लो कि कॉपर जो है रिसाइक्लेबल है। रिसाइक्लेबल इन सेंस हम दो तरीके की सिचुएशन देख सकते हैं, एक होती है वॉर टाइम सिचुएशन और दूसरी होती है पीस टाइम सिचुएशन। तो यहाँ पर क्या होता था, इन दोनों सिचुएशंस में कॉपर को ना काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ किया जा सकता था। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर वॉर टाइम सिचुएशन की बात करूँ तो यूजुअली क्या होता है, ये लोग क्या बनाते हैं इन मेटल्स की, तो ये लोग ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज बनाते थे। तो वॉर टाइम सिचुएशन में जब इनको लगता था कि यार हमें और ज़्यादा टूल्स एंड वेपन्स की ज़रूरत है, तो वो उन्हीं कॉपर के ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरीज को क्या कर सकते थे, मेल्ट करके उसे रिमोल्ड करके एक वेपन या टूल्स का फॉर्म दे सकते थे, बिकॉज उस समय कॉपर स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी और इट इज़ ईजी टू मेल्ट एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पर वॉर टाइम सिचुएशन में वो कॉपर का उस तरीके से यूज़ करते थे जो उस समय उनकी रिक्वायरमेंट होती थी। वहीं अगर मैं पीस टाइम की बात करूँ तो पीस टाइम सिचुएशन में होगा सेम, ऑर्नामेंट्स ये सब है, या इन लोगों को लग रहा है कि यार इसकी ज़रूरत अब हमें थोड़ी फार्मिंग प्रैक्टिसेस के टूल्स बनाने के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए कोई टूल्स बनाने के लिए कर देनी चाहिए, तो वो उस अकॉर्डिंग उसे रिसाइकल करके रिमोल्ड करके वो फॉर्म दे सकते हैं। तो इसलिए कॉपर जो है वो रिसाइक्लेबल है। वहीं अगर मैं स्टोन की बात करूँ, राइट, स्टोन ने एक बार जो फॉर्म ले लिया बस ख़त्म बात, उसके बाद उसको आप फिर से कोई अलग फॉर्म देने की कोशिश नहीं कर सकते, तो वो रिसाइक्लेबल नहीं, तो कॉपर रिसाइक्लेबल है। ठीक है, रिमोल्ड कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए उस अकॉर्डिंग उसे बना सकते हैं, फिर चाहे वो वॉर टाइम सिचुएशन हो या पीस टाइम सिचुएशन हो। क्लियर? इसके अलावा कॉपर की एक और बात समझो कि जैसे कि आज के डेट में अगर मैं बात करूँ तो प्रॉपर्टी एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जनरेशन बाय जनरेशन जो भी आपके पापा की प्रॉपर्टी है वो उनके बेटे या बेटी को मिलेगी, फिर वो अपने बेटे या बेटी को, तो ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है। ठीक है, वैसे ही कॉपर उस समय एक रोल प्ले करता था जो आज के टाइम में प्रॉपर्टी रोल प्ले कर रही है। कॉपर भी जनरेशन बाय जनरेशन जो है पास ऑन होता था। सो कॉपर इन फॉर्म ऑफ टूल्स, इन फॉर्म ऑफ ऑर्नामेंट्स, इन फॉर्म ऑफ ज्वेलरीज, ये जो है जनरेशन बाय जनरेशन पास होता था। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरीके से आज की डेट में जो प्रॉपर्टी है, जो वेल्थ है, जो भी पोजीशंस है, जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उस टाइम पे कॉपर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। ठीक है, इसके अलावा कॉपर ऑब्वियसली स्टोन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल है, लेस ब्रिटल है और रीजनेबली शार्प है। तो ये रीज़न था कि स्टोन से शिफ्ट देखने को हमें मिला एक मेटल की तरफ जो कि था कॉपर। तो यहाँ पर दो चीज़ें आप लोग समझ गए कि वाई इज़ कॉपर द फर्स्ट मेटल एज और द फर्स्ट मेटल यूज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, एंड सेकेंड वाई वॉज कॉपर बेटर देन स्टोन। तो ये चीज़ें क्या है, अगर मेंस में अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप अपने आंसर्स को
इस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो। अगर सिर्फ चालकोलिथिक एज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया तो आप बता दो कि क्यों कॉपर और स्टोन एज जो है, बेसिकली कॉपर और स्टोन टूल्स जो है, या कॉपर ही ऐसा मेटल क्यों था जिससे हर जगह यूज़ होने हर जगह जो है वर्ल्ड में यूज़ हो रहा था। इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि किस तरीके से स्टोन से बेटर है कॉपर, या शिफ्ट हमें कैसे देखने को मिला, राइट। तो ये छोटी मोटी चीज़ें जो है ऐड ऑन करके आप आपके आंसर्स को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम बेसिकली पूरा चालकोलिथिक का मतलब क्या है, इसे और किस नाम से जाना जाता है, इन चीज़ों पर आ जाते हैं। सो चालकोलिथिक ये जो वर्ड है ये दो वर्ड्स को मर्ज करके बना है, एक है चालको और दूसरा है लिथिक। क्लियर। चालको और लिथिक ये दोनों वर्ड्स दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुए थे, जिसमें चालको खालकोज नाम के ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और लिथिक लीथोज नाम के ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, जिसमें हम सभी लिथिक का मतलब जानते हैं कि इसका मतलब होता है स्टोन, ठीक है। और ये जो चालको है, ठीक है, जो कि खालकोज ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है, इसका मतलब होता है कॉपर, और इसलिए हम लोग चालकोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज के नाम से भी जानते हैं। अब बिकॉज यहाँ पर चालको और लिथिक ये जो दो वर्ड्स है ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुए थे, और इस खालकोज और लिथोज ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुए थे, और इसलिए इसको चालकोलिथिक कहा जाता है। सिमिलरली चालकोलिथिक जो है उसे एनियोलिथिक नाम से भी जाना जाता है। एनियोलिथिक इसलिए बिकॉज एनियोलिथिक में जो एनियस वर्ड है उसका मतलब भी कॉपर होता है, बट ये एनियस वर्ड लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है, ठीक है। और यही रीज़न है कि चालकोलिथिक को एनियोलिथिक भी कहा जाता है, और कहीं कहीं आप लोगों को एग्जाम में कंफ्यूज करने की जगह चालकोलिथिक की जगह एनियोलिथिक लिख देते, तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्लियर है यहाँ पर। तो चालकोलिथिक मतलब भी कॉपर स्टोन फेज है, एनियोलिथिक मतलब भी कॉपर स्टोन फेज है। चालकोलिथिक ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड है और एनियोलिथिक लैटिन वर्ड से ड्राइव्ड है। दैट्स इट। क्लियर। सो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एकदम से कहीं पर भी हमें शिफ्ट देखने को नहीं मिला या ट्रांजिशन देखने को नहीं मिला है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है विद द एंड ऑफ नियोलिथिक एज बहुत सारे ऐसे कल्चर्स थे जिन्होंने मेटल्स को यूज़ करना शुरू कर दिया था इन दी एंड ऑफ नियोलिथिक एज, ठीक है। जो नियोलिथिक एज का जो स्टार्टिंग वाला इनिशियल फेज था वहाँ पर अभी भी स्टोन टूल्स यूज़ हुए थे, राइट। और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि चालकोलिथिक एज में कम्प्लीटली लोग जो है कॉपर या मेटल के टूल्स और वेपन्स सब यूज़ करने लगे थे। मैं स्टार्टिंग में ही समझा चुकी हूँ कि जो भी ट्रांजिशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्लोली होता है, ठीक है। कोई एकदम से ही नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं कर लेता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है विद द एंड ऑफ नियोलिथिक एज सेवरल कल्चर्स दे स्टार्टेड यूजिंग मेटल, मोस्टली कॉपर एंड लो ग्रेड ब्रॉन्ज। इसके बाद जो कल्चर्स, वो कल्चर्स जो कि कॉपर को यूज़ करते थे और स्टोन को भी यूज़ कर रहे थे, उसी को हम लोग चालकोलिथिक एज कहते हैं या फिर कॉपर स्टोन फेज कहा जाता है। इंडिया में जो चालकोलिथिक फेज है वो 2000 से 700 BC का टाइम पीरियड है, वहाँ पर देखने को मिला है। दिस कल्चर वॉज मेनली सीन इन प्री हरप्पन फेज बट इन मैनी प्लेसेस इट एक्सटेंडेड टू पोस्ट हरप्पन फेज। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं, जो मैं आप लोगों को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ कि ये हरप्पन फेज था, ठीक है। हरप्पन फेज का जो पहले का टाइम पीरियड है दैट इज़ प्री हरप्पन फेज, ये वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जहाँ पर आपको मोस्टली हर जगह जो है ये देखने को मिल रहा होगा कि लोग कॉपर और स्टोन दोनों ही टूल्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मोस्टली हर प्लेसेस पर देखने को मिला है। हरप्पन में भी बहुत सारी ऐसी प्लेसेस होगी जहाँ पर लोग कॉपर को यूज़ कर रहे थे और स्टोन को भी यूज़ कर रहे थे। बाकी पोस्ट हरप्पन की बात करें तो पोस्ट हरप्पन तक बहुत सारी ऐसी प्लेसेस थी जहाँ पर, बहुत सारी नहीं, लिमिटेड होगी, बट ऐसी प्लेसेस एग्जिस्ट कर रही थी जहाँ पर अभी भी लोग कॉपर और स्टोन टूल्स को यूज़ कर रहे थे। सो यहाँ पर मैं जो ये कहना चाह रही हूँ कि हरप्पन फेज़ के पहले वाला दैट इज़ प्री हरप्पन फेज़ में मेनली हर जगह देखने को मिल रहा था। बाकी पोस्ट हरप्पन फेज़ तक आते आते ऐसा नहीं हुआ कि चीज़ें ख़त्म हो गई, अभी भी थोड़ी थोड़ी ऐसी जगह थी जहाँ पर कॉपर और स्टोन के टूल्स यूज़ करने को देखते हुए मिल रहे थे। क्लियर। तो पीपल व मोस्टली रूरल, और ये लोग हिल्स और रिवर्स के आसपास रहते थे। द चालकोलिथिक कल्चर दे करस्पॉन्ड्स टू फार्मिंग कम्युनिटीज़, तो बहुत सारी अलग अलग फार्मिंग कम्युनिटीज़ को करस्पॉन्ड करते हैं। ये कम्युनिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी देखने को मिलेगी जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो है कयात, आहार, मालवा और जोरवे। ये कुछ फार्मिंग कम्युनिटीज़ है और इससे करस्पॉन्ड करता है हमारा चालकोलिथिक कल्चर। आगे बात करते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ ये कल्चर देखने को मिला है।
तो इंडिया में ये साउथ ईस्टर्न राजस्थान, जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, यहाँ पर देखने को मिला है, और महाराष्ट्र का, और साउथ ईस्ट इंडिया में भी हमें ये देखने को मिला है। तो जो वेस्टर्न पार्ट है मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र का, यहाँ दोनों जगह जो है हम लोगों को क्या देखने को मिला है, चालकोलिथिक कल्चर देखने को मिला है। फिर साउथ ईस्टर्न पार्ट राजस्थान का और साउथ एंड ईस्ट इंडिया में भी हम लोगों को देखने को मिला है कौन सा कल्चर, चालकोलिथिक कल्चर। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग आज की मेन चीज़ें जो हमें डिस्कस करनी कि चालकोलिथिक एज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है, किन बेसिस पर हम लोग बता सकते हैं कि यार चालकोलिथिक एज ऐसा था, यहाँ से ऐसी ऐसी बातें देखने को मिली है, सीखने को मिली है। तो अब हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स पर आ जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जो चालकोलिथिक है वो एक रूरल सेटलमेंट थी, ठीक है। ये लोग हिल्स और रिवर्स के आसपास रहते थे और इनका जो मेन सर्वाइवल था वो हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग पर डिपेंड करता था, ठीक है। सो कैसी सेटलमेंट है चालकोलिथिक एज, रूरल सेटलमेंट है, हिल्स एंड रिवर्स के आसपास ये लोग रहते थे और इनका जो मेन सर्वाइवल था वो हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग पर डिपेंड करता था। इसके अलावा एनिमल्स में भी बात करें तो ये अलग अलग एनिमल्स को इन लोगों ने डोमेस्टिकेट करा है, जैसे कि शिप, बफेलो, गोट, और इन लोगों को मारा भी जाता था खाना खाने के लिए, ठीक है, एज अ फूड भी ये लोग इन जानवरों को यूज़ करते थे। फिर कैमल्स के रिमेन्स भी यहाँ पर पाए गए हैं एंड बहुत सारी एग्रीकल्चरल एनिमल से भी रिलेटेड चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वो लोग क्या ग्रो करते थे, क्या खाते थे, किस चीज़ का मीट उन्होंने नहीं खाया है, ये सारी चीज़ें हम लोग अभी देखेंगे। तो पहली चीज़ मैंने बता दी कि रूरल सेटलमेंट था, ठीक है, मोस्टली ये लोग रूरल थे और हिल्स और रिवर्स के आसपास रहते थे। जो चालकोलिथिक एज के जो पीपल थे दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग। अब सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड। द पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज दे सर्वाइव्ड ऑन हंटिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग, जो मैं ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। हंटिंग जो है इन लोगों का एक सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था। इसके अलावा एनिमल्स सच एज शिप, बफेलो, गोट, कैटल एंड पिग दे वर रेयर्ड एंड किल्ड फॉर फूड। कैमल के रिमेन्स जो है वो इस पर्टिकुलर फेज में पाए गए हैं, बट यहाँ पर पोक ईटिंग के कोई भी एविडेंस पाए नहीं गए। ऐसा ही सेड कि पिग को ये लोग रेयर ज़रूर करते थे बट इनको खाने के कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। नवदतोली में जो लोग रहते थे चालकोलिथिक फेज में, वो लोग बेर और लिंसेट ग्रो करते थे। कॉटन जो है इट वॉज प्रोड्यूस इन ब्लैक कॉटन सॉइल। हम जानते हैं कि जो ब्लैक सॉइल है जिसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, रेगुर सॉइल भी कहा जाता है, जो कि कॉटन को ग्रो करने के लिए काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। सो ये जो है कॉटन को ग्रो करने की चीज़ ये चालकोलिथिक फेज से चल रही, ठीक है। तो ये एक पॉइंट भी याद रखना। फिर ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर राइस कल्टीवेशन के ट्रेसेस भी पाए गए हैं। ये क्या शो करता है कि दिस शोज दैट देयर फूड इंक्लूडेड फिश एंड राइस, और जो ईस्टर्न इंडिया है वहाँ पर राइस का प्रोडक्शन होता था और जो वेस्टर्न इंडिया है वहाँ पर बार्ले का प्रोडक्शन होता था। इसके अलावा बहुत सारे दूसरे क्रॉप्स को भी कल्टीवेट किया गया है, जैसे कि मेन जो थे वो थे बार्ले और वीट। मेन जो था वो था बार्ले, इसके अलावा वीट, लेंटिल, बाजरा, जुआर, रागी, मिलेट्स, ग्रीन पी, और ये जो भी अलग अलग यहाँ पर आपको पीपीटी में पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है कल्टीवेट की गई। बट सबसे मेन क्या था, बार्ले, जिसको मेनली कहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता था, वेस्टर्न इंडिया वाले पार्ट में। और इन लोगों का मेन फूड में क्या इंक्लूडेड था, तो वो था फिश एंड राइस, ठीक है। तो ये कुछ एग्रीकल्चर और एनिमल से रिलेटेड चीज़ें हैं जो आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से, देखो एक तो यहाँ पर स्मेल्टिंग होती हुई दिख रही है काई की, कॉपर की, ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग कॉपर स्टोन एज पढ़ रहे हैं। तो ये लोग कॉपर को इस तरीके से रिसाइकल करके टूल्स वूल्स बनाते थे एंड रिमोल्ड करते थे, अलग अलग फॉर्म्स हैं जो उनको चाहिए। तो यहाँ पर मेनली टूल्स बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसके अलावा मैंने बताया था कि चालकोलिथिक एज के लोगों का मेन सर्वाइवल था वो क्या था, हंटिंग, फिशिंग, और इसके ऊपर डिपेंड करता था कि ये लोग हंटिंग करते थे, फिशिंग करते थे, एनिमल्स को भी डोमेस्टिकेट करते थे। तो ये कुछ चीज़ें हैं इस स्लाइड से बताना चाहिए। आगे बढ़ते हम इनके टूल्स एंड वेपन्स को देख लेते हैं। तो मेटल्स सच एज कॉपर एंड इट्स अलॉय वर यूज्ड टू मेक नाइफ्स, एक्स, फिशिंग हुक्स, चिजल्स, पिन्स एंड रॉड्स। तो अलग अलग जो है कॉपर और उसके अलॉयज से मिलकर अलग अलग टूल्स बनाए गए हैं। उसके अलावा हाउसेज में देखो एक चीज़ याद रखना, आप कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि चालकोलिथिक एज से आप सोशल इनइक्वालिटी की बिगनिंग होती हुई समझ सकते हो, ठीक है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ बिकॉज चालकोलिथिक एज में दो शेप के घर देखने को मिले, एक राउंड और दूसरा जो है हमको शेप देखने को मिला है वो है रेक्टेंगुलर। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि ये जो रेक्टेंगुलर शेप में जो लोग होते थे ये चीफ हुआ करते थे या उस पर्टिकुलर एरिया के हेड हुआ करते थे, जो कि गोल घरों में रहने वाले लोगों को डोमिनेट करते थे। तो इसलिए कहा गया है कि आप कहीं ना कहीं चालकोलिथिक एज से सोशल इनइक्वालिटी की बिगनिंग देखने को मिलती है हमें। क्लियर?
इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये जो चालकोलिथिक फेज़ है उसमें पूरे टाइम पीरियड में हमें कहीं पर भी बर्न्ट या बेक्ड ब्रिक्स देखने को नहीं मिली है। ये लोग जो ब्रिक्स यूज़ करते थे वो थी मड ब्रिक्स। इसका एक एक्सेप्शन है जो आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में देखने को मिलेगा जब हम लोग अलग अलग साइट्स पढ़ रहे होंगे। So use of mud bricks was extensively used during Chalcolithic period and people of Harappa, but there are no traces of burnt या baked bricks. The planning of the houses was simple, जो कि या तो rectangular shape के होते थे या तो circular shape के होते थे. As I said, यहाँ पर आपको beginning of social inequality देखने को मिल सकती है Chalcolithic societies में, because जो भी chief, जो भी head हुआ करते थे वो rectangular houses में रहते थे and they dominated those people जो कि round huts में रहते थे. इसके अलावा द वॉल्स ऑफ हाउसेज वर मेड फ्रॉम मड एंड प्लास्टर्ड विद काउ डंग एंड लाइम. आज भी ये प्रैक्टिस बहुत सारी जगह होती है, गाँवों में स्पेशली वो लोग जो उनकी वॉल्स होती है उसको जो काउ डंग होता है उससे प्लास्टर करते. तो आज भी ये चीज़ें जो है हमको विलेजेस में अलग अलग घरों में देखने को मिलती है. फिर यहाँ पर एक इनाम गाँव वाला पॉइंट है, ये याद रखना. जो इनाम गाँव करके एक साइट है वहाँ पर ओवन्स एंड सर्कुलर पिट हाउसेज देखने को मिले. इस तरीके के सर्कुलर पिट हाउसेज हमको इनाम गांव में देखने को मिले हैं. तो ये हो गया. इस स्लाइड से हमने क्या क्या समझा. यहाँ पर टूल्स और वेपन्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी चालकोलिथिक फेज में वो, और दूसरा हाउस का. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एंड पॉटरी एंड बॉडीज़ को किस तरीके से बरी किया जाता था उस टाइम पर, उससे रिलेटेड चीज़ें देख लेते हैं. तो सबसे पहले हम पॉटरी के बारे में देख लेते हैं. तो चालकोलिथिक फेज में जो सबसे कॉमन या सबसे ज़्यादा फेमस जो पॉटरी फॉर्म हुआ था वो था ब्लैक एंड रेड पॉटरी. ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा कॉमन था उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एंड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था. सो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की पॉटरीज जो है चालकोलिथिक फेज में यूज़ हुई है. उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट थी वो थी ब्लैक एंड रेड पॉटरी. अमंग दैम वाज क्वाइट कॉमन. एंड दूसरी ऑक्रे कलर्ड पॉटरी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती थी. इसके बाद अगर मैं बरियल्स की बात करूँ तो यहाँ पर डेड बॉडीज़ को नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में क्या किया जाता था, बरी किया जाता था. और यहाँ पर जो भी वो डेड बॉडीज़ या वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा अफ्लुएंट फैमिली से या रिच फैमिली या वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, उन लोगों की डेड बॉडीज़ के साथ अलग अलग कॉपर के पॉट्स एंड अलग अलग कॉपर ऑब्जेक्ट्स जो है वो भी बरी किए जाते थे. सो बेसिकली ये वो चीज़ शो करता था कि वो डेड बॉडीज़ जिनके साथ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स एंड कॉपर के ऑर्नामेंट्स या पॉटरीज जो है बरी की गई थी साथ में, वो लोग एफ्लुएंट या रिच फैमिली को बिलोंग करते थे. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात है इस पर्टिकुलर फेज़ की, वो है कि यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थी चालकोलिथिक पीपल में. इसका एविडेंस जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र से मिला है. वेस्टर्न महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चालकोलिथिक फेज के टाइम पीरियड की डेड बॉडीज़ जो है, बच्चों की डेड बॉडीज़ बरीड मिली है, जो ये शो करता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई थी. इसके अलावा एक और प्लेस है दैट इज़ नवास में चिल्ड्रंस जो है दे वर बरीड विद नेकलेसेस अराउंड देयर नेक्स एंड अलग अलग जो है कॉपर की पॉटरीज एंड ऑब्जेक्ट्स भी उनकी डेड बॉडीज़ के साथ पड़े हुए थे, जो ये शोकेस करता है कि ये लोग एफ्लुएंट फैमिली या रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं. तो दो चीज़ें यहाँ पर याद रखना, तीन चीज़ें इनफैक्ट. पहली, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट काफ़ी ज़्यादा हाई थी, एविडेंस वेस्टर्न महाराष्ट्र वाले रीजन से मिला है. फिर नवास्कर की जो रीजन है या साइट है वहाँ से भी एक बच्चों की डेड बॉडीज़ मिली है, और वो बच्चों की डेड बॉडीज़ के साथ कॉपर के ऑब्जेक्ट्स एंड नेक्स, उनके नेक के अराउंड जो है ज्वेलरीज और ये सारी चीज़ें कॉपर की ज्वेलरीज जो है लगी हुई थी. दूसरी चीज़ जो है आप लोगों को याद रखनी है कयात रीजन की, यहाँ पर भी डेड बॉडीज़ मिली है, और डेड बॉडीज़ के साथ 29 बैंगल्स और 2 यूनिक एग्स भी पाए गए. ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग इनकी पॉटरी एंड बरियल्स से चीज़ें याद रखना. आगे बढ़ते हैं हम लोग आर्ट एंड क्राफ्ट में. सो देखो, सबसे पहली चीज़ आर्ट एंड क्राफ्ट में वो ये है कि चालकोलिथिक कल्चर में जो पॉटरीज थी वो व्हील से बनाई जाती थी, और जो सबसे ज़्यादा पॉटरीज जिस कलर में यूज़ हुई है वो है रेड एंड ऑरेंज कलर. ये पहली चीज़ आपको याद रखनी है. उसके अलावा पॉटरी वॉज पेंटेड इन लीनियर डिज़ाइन. लीनियर डिज़ाइन जैसे कि ऐसे लाइन्स बना देना एंड छोटे छोटे से एब्स्ट्रैक्ट सिम्बल्स बना देना. तो लीनियर डिज़ाइंस में पॉटरीज जो है पेंट की गई है. मेनली ब्लैक पिगमेंट में उनको किया जाता था एंड वॉज डेकोरेटेड विद डिफरेंट शेप्स. तो लीनियर डिज़ाइंस एंड अलग अलग एब्स्ट्रैक्ट शेप्स जो है उन पॉटरीज पे बनाए जाते थे. उसके बाद द ब्लैक एंड रेड पॉटरी, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया, मतलब एक स्लाइड पहले, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस फॉर द फर्स्ट टाइम.
द पीपल ऑफ चालकोलिथिक एज वर एक्सपर्ट कॉपरस्मिथ, ऑब्वियसली होंगे यार, चालकोलिथिक फेज है। उसके बाद आइवरी कार्वर्स भी थे, लाइम मेकर्स थे, टेराकोटा आर्टिसंस थे। तो ये कुछ उस समय वो लोग इन पर्टिकुलर चीज़ों में क्या थे, एक्सपर्ट थे। नाउ यहाँ पर लोगों को नॉलेज थी ऑफ स्पिनिंग एंड वीविंग। फ्लेक्स, कॉटन, सिल्क थ्रेड जो है वो भी बहुत सारी साइट से पाए गए महाराष्ट्र के। तो ये बताते हैं कि उनको किस किस तरीके की या किन किन चीज़ों में नॉलेज थी। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये कुछ कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स को अगर आप आंसर राइटिंग में यूज़ करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा यार आता है इन लोगों को कुछ, ठीक है। जैसे कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर टाइम पीरियड से मेरा मतलब है चालकोलिथिक फेज में, यहाँ पर कुछ पॉटरी के फॉर्म्स जो है पाए गए जो सबसे ज़्यादा इस कल्चर में यूज़ होते हुए देखे गए, जैसे कि डिशेज ऑन स्टैंड, स्पाउटेड वाश, स्टेम्ड कप्स, पेडिस्टॉल बोल्स, बिग स्टोरेज जार्स एंड स्पाउटेड बेसिन्स एंड बोल्स, ठीक है। ये इमेजेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये बेसिकली कीवर्ड्स है, ये कुछ वेल नोन पॉटरी फॉर्म्स है जो कि चालकोलिथिक फेज में यूज़ होती थी। तो आप अगर इन चीज़ों को, जैसे कि मैंने क्या कहा, कीवर्ड्स है, इन चीज़ों को लिखोगे तो एग्जामिनर को लगेगा हाँ इन लोगों को नॉलेज है थोड़ी बहुत कि चालकोलिथिक फेज में इन पॉटरी के फॉर्म्स जो है काफ़ी ज़्यादा फेमस थे, ये चीज़ें वो लोग यूज़ करते थे। क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोग याद रखना। यहाँ पर जैसे कि आपको स्पाउटेड वास देखने को मिल रहा है, डिशेस ऑन स्टैंड देखने को मिल रहा है। फिर चालकोलिथिक एज का एक रेड क्ले कप है, वो भी काफ़ी फेमस है। सॉरी, चालकोलिथिक एज का रेड क्ले कप है, थोड़ा सा फंबल हो गया। तो ये भी उस टाइम का काफ़ी ज़्यादा फेमस है। एंड चालकोलिथिक पॉटरी पेंटिंग्स तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने आगे डिस्कस कर लिया था कि क्या इंपॉर्टेंट थी, लीनियर डिज़ाइंस हुआ करती थी। फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, ब्लैक एंड रेड कलर की जो यूजुअली पॉटरीज थी काफ़ी ज़्यादा, और पहली बार ये जो ब्लैक एंड रेड पॉटरी थी पहली बार एग्जिस्टेंस में चालकोलिथिक फेज में आई थी। तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स थी चालकोलिथिक फेज से रिलेटेड। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो है हमारा चालकोलिथिक फेज पर पार्ट सेकेंड, जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स जो थी चालकोलिथिक फेज की उसे डिस्कस करेंगे, और वहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट जो भी एविडेंसेस मिले हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो आई होप यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आई होगी एंड कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा या कोई चेंजेस चाहते हो तो आप लोग वो मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।